Welcome to all of you in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes Bhagalpur. Today we are going to discuss about the extraction of copper, extraction of iron. Today we are going to study about the extraction of iron. Before this, we have discussed about the extraction of जिंक एंड कॉपर। इसके पिछले वाले क्लास में हम जिंक और कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहा या आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण हम लोग आयस से कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसका निष्कर्षण करते हैं ओर से। इसका ओर से है मेनली ऑक्साइड ओर से इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अब किस किस टेक्निक का उपयोग करके हम लोग अयस्क से शुद्ध आयरन प्राप्त करेंगे, इसी टेक्निक को, इसी क्रिया को हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, हिंदी में निष्कर्षण करते हैं। ओके, एज यू नो द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe because its Latin name is ferrum, इसीलिए क्या बन गया Fe। लैटिन नेम फेरम है, उसी से क्या हुआ इसका सिंबल Fe। उसके बाद देखो इसका एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर आयरन में कितना होता है बताओ 26। तो जानते हो, लेवल में ही पढ़ा चुके हैं। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, राउंड फिगर में हम 56 लिख देते हैं, एक्चुअली होता है 55.85 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में यू कहते हैं यूनिफाइड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 है। ओके, इसे तो पढ़ाई चुके, कोई नया बात तो बताने में। उसके बाद देखिए इसका पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है ना। एग्जाम में पूछेगा आवर्त सारणी में आयरन का स्थान क्या है। स्थान का मतलब हुआ किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है, इसी को कहते हैं पोजीशन। आपको बता चुके हैं पोजीशन निकालने के लिए पहले हम जानेंगे पीरियड क्या है। पीरियड बताए थे, यह होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बराबर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल के बराबर होता है। यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है बच्चों, 4, क्या है 4, यानी कि आयरन जो है पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में है, चौथा पीरियड। ग्रुप के बारे में जानना है, यह पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है। ग्रुप इक्वल टू बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ आउटर मोस्ट S प्लस आउटर मोस्ट D। बाहरी S और बाहरी D में जितना इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है, टोटल कितना हुआ 8, यानी यह पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप है ना। इसी को रोमन लेटर में 8 ऐसे लिखा जाता है। ये पूरा नॉमेनक्लेचर है, ये नया नॉमेनक्लेचर है ना। देखिए आपको ये पीरियोडिक टेबल जो है ये नया ग्रुप जो है क्या है ना,
आयरन। देखिए फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल तीनों को पुराना नोमेनक्लेचर के अनुसार किस ग्रुप में रखा गया? 8। ओके, और नया नोमेनक्लेचर के अनुसार 8, 9, 10। ओके, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यह डी को प्रवेश कर रहा है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट क्या हुआ? ब्लॉक। किस ब्लॉक का है? यह हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट, या पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ये नेचर कैसा हुआ? ट्रांजिशन में। इसका नेचर जो है यह ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना। नेचर में देखिए यह है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ओके, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बता देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मुख्य रूप से ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, यह मुख्य रूप से शो करता है +2, +3। +2 को हम लोग कहेंगे फेरस और +3 को क्या कहेंगे? फेरिक। यानी यह मुख्य रूप से दो ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, फेरस एंड फेरिक। इन फेरस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2, while in ferric the oxidation number of iron is +3. Okay, these two are the common oxidation state of iron. Okay, as for example FeO, it is called as ferrous oxide. FeO, it is called as ferrous oxide because the oxidation state of iron is 2 and oxygen is 2, 2 cancel हो गया, क्या हो गया? FeO and Fe2O3. Here the oxidation number of iron is 3, इसका वैलेंस इसमें आया, ऑक्सीजन इसमें आया, Fe2O3। इसको कहेंगे फेरस ऑक्साइड। ओके, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +2। आइए क्या हुआ? Fe2O3, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। समझ में आया? इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? +2, +3, फेरस एंड फेरिक। So this is all about the introduction of iron. And now we are going to study the occurrence of iron. Iron कहाँ पाया जाता है? Occurrence of iron. Iron की उपस्थिति। आयरन कहाँ पाया जाता है? आपको शुरू में ही बताया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन है भैया? ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, तब क्या है? आयरन। यानी यह अर्थ क्रस्ट में चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, जबकि मेटल में यह क्या है? दूसरा। पहला मेटल हुआ एल्युमिनियम और दूसरा मेटल क्या हुआ? आयरन। या कंफ्यूज नहीं करना, 4 और 2 क्या? यदि एलिमेंट पूछेगा, एलिमेंट में इसका पोजीशन चौथा है, और यदि मेटल पूछेगा तो इसका स्थान कितना है? दूसरा है, सेकेंड ना। यह जो है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ओर्स के रूप में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसका ढेर सारा ओर्स है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, है ना, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये सभी क्या है? इसके ओर है। ओके, आयरन प्रकृति में, या आयरन अर्थ क्रस्ट, आयरन अर्थ क्रस्ट मतलब भू परपटी। आयरन अर्थ क्रस्ट में चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट
एलिमेंट है, जबकि मेटल में इसका स्थान मतलब पोजीशन क्या है, दूसरा, सेकेंड पोजीशन है ना, सेकेंड। या प्रकृति में संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसके आयस निम्नलिखित है ना, इम्पॉर्टेंट कोर्स आर एज फॉलोज। इसके आयस निम्नलिखित है, देखिए समझ गए। ये कंबाइंड स्टेट में है, एलिमेंट में अर्थ में इसका स्थान फोर्थ है और मेटल में इसका स्थान दूसरा है। इसका देखिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, हीमेटाइट Fe2O3, या जो ऑक्साइड हो इसका कलर रेड होता है, इसको रेड ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका ये हीमाटाइट नोड कैसा है, और हीमाटाइट नोड का कलर कैसा दिया, रेड, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या है, रेड। चूंकि आयरन ऑक्साइड इसे रेड ऑक्साइड भी कहें। मैग्नेटाइट Fe3O4, इसका ब्लैक कलर होता है, इसको लेड स्टोन भी कहा जाता है। ओके, मैग्नेटाइट इज ऑल्सो नोन एज लेड स्टोन। इसमें जो है 70% आयरन पाया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, हीमाटाइट मैग्नेटाइट में आयरन का परसेंटेज मात्रा किसमें अधिक है, तो मैग्नेटाइट में है, इसमें 70%। ऐसे भी देखो, इस ओर में आयरन का 2 एटम है, इस ओर में आयरन का 3 एटम है, इसीलिए इसमें आयरन का परसेंटेज क्या है, ज्यादा। लिमोनाइट Fe2O3 into 3H2O, अगर 2 देते हैं ट्वाइस Fe2O3 into 3H2O, लिमोनाइट। ओके, ये ब्राउन कलर का होता है। ओके, सिडेराइट FeCO3, फेरस कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सिडेराइट, या तुम्हारा कार्बोनेट हो, ऐसा है कार्बोनेट हो। आयरन पायराइट FeS2, एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आयरन पायराइट को फुल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो मिल जाएगा, तो पूछेगा निम्नलिखित में किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, फुल वर्ड क्या हो, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, आयरन पायराइट Fe2 को कहा जाता है। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कोर्स ऑफ आयरन। ओके, अब कहोगे सर ये सब और कहाँ मिलता है, ये सब और जो है मिलता है तुम्हारा कर्नाटक में, छोटा नागपुर में, तमिलनाडु में। इस ओर का क्या है, खान है। ये खान जो है कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इसका ओर है। इस ओर को हम लोग लाते हैं ट्रेन से या ट्रक से लाते हैं, और इसका कारखाना है मुख्य रूप से कहाँ, जमशेदपुर में। बोकारो का नाम सुना ही होगा, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, राउरकेला है। यहाँ पर क्या है, आयरन का
फैक्ट्री है, आयरन का कारखाना है, यहाँ उसका उत्पादन होता है। लेकिन इसका और कहाँ मिलता है बेटा? छोटा नागपुर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में इसका और पाया जाता है। समझिए ना? अब है कि इस ओर से हम इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, निष्कर्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन, 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 निष्कर्षण, निष्कर्षण। इसका निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? ऑक्साइड ओर से। आयरन का निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण ऑक्साइड ओर से निम्नलिखित चरणों में, निम्नलिखित चरणों में किया जाता है, किया जाता है। ओके, इसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, ये पहला स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं? अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर लेंगे, जो धरती से निकाल लेंगे वो अयस्क को पहले साफ कर लेंगे। बड़ा बड़ा पत्थर है उसको तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना लेंगे, फिर क्रशर मिल में क्रश करके उसको महीन चूर्ण कर लेंगे। अब उस चूर्ण को क्या करेंगे? जल में प्रवाहित करेंगे, अशुद्धियाँ बह जाएंगी, हल्का जो अशुद्धियाँ बह जाएंगी, अब भारी अयस्क के कण क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जो पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण करेंगे। अशुद्धि जो है रोलर से दूर हो जाएगा और जो मैग्नेटिक ओर है वो रोलर के नजदीक गिर जाएगा। पढ़ा चुके हैं। इसी टेक्निक का क्या नाम है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा हम इसका क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। ओके, अयस्क के साफ एवं महीन चूर्ण को जल में, जल की धारा में प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो अशुद्धियाँ, तो अशुद्धियाँ बहकर निकल जाती है एवं अयस्क के कण नीचे, अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। कहने का मतलब अयस्क से जो अशुद्धि हटाए, पहले हम क्या किए? अयस्क जो निकाले धरती से उसको साफ कर लिए, उसको महीन चूर्ण में बना लिए। उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा हम क्या किए? अशुद्धि को
बाहर कर दिए, यानी कि जल की तेज धारा में प्रवाहित करते हैं, अशुद्धियाँ बह जाती है और आयस के नीचे बैठ जाती है। आगे की जो मैग्नेटिक अशुद्धि है वह दूर नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि की यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मैं ये जो आयस को एक रोलर में प्रवाहित कराते हैं ना, तब क्या होता है कि ये चूर्ण जैसे ही मैग्नेटिक रोलर के नजदीक जाएगा तो अशुद्धि के कण जो है, यदि वह अशुद्धि नॉन मैग्नेटिक है, उस रोलर से दूर हो जाएगा और अयस्क के कण जो चुंबकीय प्रकृति के हैं वह रोलर के क्या होगा, नजदीक होगा। इस प्रकार से अशुद्धि दूर हो जाएगा और अयस्क के कण मैग्नेटिक रोलर के नजदीक लेगा। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अयस्क से अशुद्धि को हटाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके बारे में डिटेल से पढ़ा दिए हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ा है। अब यहाँ उस टेक्निक को लिखेंगे फिर बड़ा हो जाएगा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लिखेंगे और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ नाम। ओके, ये हुआ पहला स्टेप कंप्लीट, कंसंट्रेशन ऑफ ओ। उसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका रोस्टिंग करेंगे, जलाएंगे, है ना। आयस को क्या करेंगे, जलाएंगे। दूसरा स्टेप हुआ रोस्टिंग, रोस्टिंग जालन, जलाना या भर्जन। अब हम क्या करेंगे, इस संग्रहित अयस्क को हवा की अधिकता में, वायु की अधिकता में, रोस्टिंग में जलाना था, हवा में जलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, संग्रहित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। तो क्या क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि अयस्क में जो नमी है, मॉइस्चर के कारण सूख जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, अशुद्धि के रूप में सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, ऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। और क्या होगा, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और क्या होगा, अयस्क पोरस हो जाएगा, छिद्रयुक्त। यानी रोस्टिंग करने से ये 3-4 काम होगा। क्या क्या होगा, नमी सूख जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, फास्फोरस सल्फर आर्सेनिक अशुद्धि है तो ऑक्साइड बन के निकल जाएगा, फेरस ऑक्साइड फेरिक में बदल जाएगा और अयस्क क्या हो जाएगा, पोरस होगा। ये इंटायर प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को, ओके, वायु की अधिकता, वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित परिवर्तन, होता है। क्या क्या होता है, नमी दूर हो जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल उसको गर्म करेंगे, Fe2O3 into 3H2O गर्म करेंगे, Fe2O3 3H2 3 मोलिक्यूल वाटर जो है वो सूख जाएगा ना। FeCO3 सीधे राइट है, वायु में गर्म किए, ये क्या बनाया, FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल। समझा क्या काम हुआ। तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल है गर्म करेंगे क्या होगा, सूख जाएगा, 3 मॉलिक्यूल वाटर सूख गया, निकल गया। और सीधे राइट ओर से है ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। और दूसरा काम क्या हुआ,
सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, अशुद्धियाँ ऑक्साइड बनकर निकल जाती है, ऑक्साइड बनकर निकल जाती है ना। ये सब अशुद्धियाँ जो है ऑक्साइड बनकर क्या होगा, निकल जाती है। यदि मान लीजिए अशुद्धि के रूप में क्या है, इसमें सल्फर है ना, सल्फर है। तो चूंकि वायु की उपस्थिति में हम इसको जलाने, रोस्टिंग के मतलब में हुआ वायु की उपस्थिति में जलाना, यह क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गए। फास्फोरस है, इसको वायु में जलाए तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गैस बन के क्या हुआ, निकल गया। ओके। यदि आर्सेनिक है, ये ऑक्साइड, इसको भी जलाए तो ये क्या हुआ, ऑक्साइड बन के निकल गया। ओके, समझ में आया कि यदि अयस्क में अशुद्धि के रूप में सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकला, कैसे, वायु में जलाए तो ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस है, फिर वायु में जलाए तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन के निकला, तो H2O3 ऑक्साइड बन के निकल गया। और क्या हमारा रोस्टिंग कराने से कि फेरस ऑक्साइड जो है फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है ना। फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है ना। कैसे हुआ, FeO फेरस ऑक्साइड, इसको क्या किए, वायु की उपस्थिति में जलाए, जाने का मतलब ये होता है जलाना ना, वायु की उपस्थिति में जलाए, यह बदल गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड। इसमें बदल गया भैया फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बदल गया फेरिक ऑक्साइड। ये काम हुआ। ये सब काम कहाँ हो रहा है बताओ, रोस्टिंग। अब तीसरा काम क्या होगा भैया कि अयस्क जो है पोरस हो जाएगा, संद्रित हो जाएगा। गर्म करेंगे तो वो क्या मुलायम हो जाएगा, छिद्रयुक्त तो हो जाएगा ना। उसको जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे तो क्या मुलायम हो जाएगा, छिद्रयुक्त हो जाता है। उसी तरह अयस्क को जलाते हैं तो क्या पोरस हो जाएगा। अयस्क जो है पोरस मतलब छिद्रयुक्त हो जाता है। ये सब काम किसमें होता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग किए तो क्या हुआ, नमी दूर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, आर्सेनिक फास्फोरस सल्फर जो है ऑक्साइड गैस बन के निकल गया, फेरस जो है फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, और अयस्क क्या हो गया, पोरस। ये सभी काम किसमें हुआ भैया बताओ, रोस्टिंग। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं स्मेल्टिंग। प्रगलन, स्मेल्टिंग, प्रगलन। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, ये सांद्रित अयस्क में कोक माने कोयला और लाइमस्टोन माने चूना पत्थर CaCO3 मिला, समझे क्या बोले। दूसरा स्टेप में जो रोस्टिंग की, रोस्टिंग के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ उसको कहेंगे रोस्टेड और जारित अयस्क। अब उस अयस्क में क्या मिला देंगे, कोक कोयला, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा स्मेल्टिंग। और उसमें क्या मिला देंगे, लाइमस्टोन चूना पत्थर CaCO3 मिला देंगे। किस अनुपात में, 8:4:1, 8:4:1
4:1 में मिश्रित कर, है ना। ब्लास्ट फर्नेस में ना बात भट्टी में कप एंड कोन अरेंजमेंट के द्वारा भट्टी में ऊपर से नीचे गिराते हैं। तब देखेंगे कि भट्टी में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, और क्या करेंगे स्मेल्टिंग में? अयस्क कोमा जारित अयस्क ना, जारित अयस्क रोस्टेड ओर कोमा को तथा लाइम स्टोन, इसको हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर को 8:4:1 मतलब 8 भाग लेंगे अयस्क, 4 भाग लेंगे को, 1 भाग लेंगे लाइमस्टोन चूना पत्थर CaCO3 में मिश्रित कर बात भट्टी ब्लास्ट फर्नेस बात भट्टी के कप एंड कोन अरेंजमेंट द्वारा भट्टी के अंदर डाला जाता है। ओके, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यहाँ तक बता रहा बच्चों। तो स्मेल्टिंग जो है आपको बता रहे हैं, यहाँ तक बता दिया बच्चों। स्मेल्टिंग में क्या क्या करते हैं हम लोग? ओर लेते हैं, कोक लेते हैं और उसमें लाइमस्टोन लेते हैं, चूना पत्थर CaCO3 लेते हैं। तो ओर कितना लेते हैं? 8 भाग, कोक कितना लेते हैं? 4 भाग, और चूना पत्थर कितना लेते हैं? 1 भाग। इस तीनों के मिश्रण को ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। ऊपर में जो गिराते हैं उस अरेंजमेंट का नाम है कप एंड कोन अरेंजमेंट, कप तथा कोन व्यवस्था। देखो यहाँ ब्लास्ट फर्नेस का फिगर बना है, ये ब्लास्ट फर्नेस बात भट्टी का फिगर है। इसमें क्या है? ये ऊपर वाला जो नुकीला पार्ट है, इस पार्ट को ही कहा जाता है कप तथा कोन व्यवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। इसमें हम लोग क्या देते हैं? ओर, अयस्क, कोन अयस्क, जारित अयस्क को और लाइमस्टोन, इसको चूना पत्थर कहते हैं CaCO3, इसको 8:4:1 में मिश्रित कर भट्टी के कप एंड कोन अरेंजमेंट में ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। ओके, ये जो बॉडी है, यह बॉडी जो है स्टील का, इसका आउटर बॉडी जो है, स्टील का बना होता है, स्टील का चदरा से बना होता है, स्टील शीट से बना होता है। और अंदर वाला वाल जो है यह फायर ब्रिक, अंदर वाला दीवार जो है यह फायर ब्रिक से बना रहता है, जिसको अग्निशह ईंट कहते हैं, इससे बना रहता है। इस भट्टी के अंदर टेम्परेचर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है ना। सबसे नीचे टेम्परेचर 2200 केल्विन रहता है, ऊपर जब उठेंगे तो टेम्परेचर घट के 1423 केल्विन हुआ, और ऊपर गए 1123 केल्विन, और ऊपर गए 823 केल्विन, और ऊपर गए 523 केल्विन। कहने का मतलब भट्टी के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहता है। ओके, अब इसमें जो हम और कोक और कैल्शियम कार्बोनेट को जो गिराते हैं, है ना, ये इसमें और क्या होता है? जलता है, कोक जलता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होता है। जलने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, हवा इसमें प्रभावित करते हैं,
ये दोनों जो आउटलेट है, इससे होकर हम क्या करते हैं, हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। ओके, इस दरमियान जो विभिन्न गैसें निकलती है, यह गैस क्या होता है, भट्टी के ऊपरी भाग से होकर बाहर निकल जाती है। ओके, समझ में आया? इस मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो भट्टी का जो निचला भाग है, यहाँ पर मोल्टन मेटल लाके, मोल्टन मेटल में ना पिघला हुआ मेटल, पिघला हुआ आयरन जो है भट्टी के निचले भाग में आके जमा हो जाता है, और इस आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, पिग आयरन। क्या कहते हैं, पिग आयरन। ओके, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें जो अशुद्धि रहता है, वह अशुद्धि क्या रहता है, हल्का होता है। वह मोल्टन मेटल पिघले हुए मेटल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। यही दिखाई, ये जोन जो है क्या कहलाता है, स्लैग। या स्लैग के रूप में क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि आयरन के निष्कर्षण में स्लैग के रूप में क्या पाया जाता है, क्या याद रखोगे, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। यह आयरन के निष्कर्षण में स्लैग के रूप में पाया जाता है। चूंकि स्लैग, जिसको हिंदी में धातुमल कहते हैं, यह हल्का होता है, यह मोल्टन मेटल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। ओके, और इसको क्या करते हैं, ये जो आउटलेट है, इस आउटलेट होकर हम क्या करेंगे, स्लैग को बाहर निकाल लेंगे, और पिघला हुआ मेटल को, ये जो आउटलेट है, इसे होकर हम निकाल लेंगे। ओके, पिघला हुआ मेटल को इस होकर निकाल लेंगे, स्लैग को इस होकर निकाल लेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, इसको समझना। तो सबसे पहला देखिए, ए पार्ट, भट्टी के निचले भाग में, भट्टी के निचले भाग में देखेंगे क्या क्या होता है। कौन भट्टी, वही ब्लास्ट फर्नेस जो फिगर बनाए हैं, बात भट्टी के निचले भाग में क्या होता है। तो जो कोयला गिराते हैं, यहाँ को वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके, कोयला जो गिराएंगे, एयर जो प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, उसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसमें जो आग लगेगा वह कोयला जलेगा, और वह कोयला जो है वायु की उपस्थिति में जलकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 = CO2। कोयला जला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ओके, चूंकि यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है। इससे उत्पन्न ताप के कारण इससे उत्पन्न उष्मा के कारण भट्टी का ताप 2200 केल्विन हो जाता है ना, क्या हो जाता है, 2200 केल्विन हो जाता है। चूंकि यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, इससे जो हीट उत्पन्न होगा, इस हीट के कारण जो है इस फर्नेस का, भट्टी के टेम्परेचर बढ़ के 2200 केल्विन हो जाता है। अब यह CO2 गैस क्या होगा, ऊपर उठेगा, CO2 गैस ऊपर उठेगा, और जो कार्बन के संपर्क में आकर अवकृत हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है ना। यह CO2 ऊपर उठता है, जो कार्बन के संपर्क में आकर अवकृत हो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, ये CO2 जो
बना, वो गैस से ऊपर उठेगा और ऊपर में क्या है, कोयला है, को इसके संपर्क में आकर यह क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब देखो बच्चों, पहला स्टेप जो है एक्सोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया, 2200 केल्विन पहुंच गया। लेकिन दूसरा टेम्परेचर जो दूसरा रिएक्शन जो है, CO2 जो गैस ऊपर उठा हुआ कार्बन के संपर्क में आकर कार्बन मोनोऑक्साइड में अपघृत हो गया, यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक है। इसीलिए भट्टी का ताप घट के हो जाता है 1570 केल्विन। ओके, तो लिखते हैं, मगर हम फिगर रहने देते हैं, है ना। क्या कहेंगे, यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक उष्मा शोषी है, अतः ताप घटकर 1570 केल्विन हो जाता है ना। 2200 से घट के कितना हो गया, 1570 केल्विन हो जाता है। ओके, ताप यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। इस ताप पर आयरन पिघल जाता है, ओके। शेष फेरिक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। शेष जो बना Fe2O3 है ना, वह कार्बन द्वारा क्या हो जाएगा, अपकृत होकर Fe2O3 कार्बन द्वारा अपकृत होकर क्या बनाता है, Fe बनाता है ना। क्या बनाता है, Fe कार्बन मोनोऑक्साइड को बंधन करता है। यहाँ पे तो क्या हुआ, Fe2O3 यह कार्बन द्वारा अपकृत होकर क्या बना दिया, आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ओके। यहाँ क्या ये तीन काम कहाँ हुआ, भट्टी के लोअर पार्ट। तो पहला क्या हुआ कि कार्बन जो जला बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ के 2200 हो गया। दूसरा काम क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर उठा, यह कार्बन के साथ संयोग करके अपकृत होकर क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर घट के 1570 केल्विन हुआ। ऐसे ताप पर आयरन क्या होता है, पिघल जाता है, तथा शेष आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 कार्बन द्वारा अपकृत होकर क्या बना देता है, आयरन बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ तक जो काम होता है भट्टी के लोअर पार्ट। अब दूसरा जो है भट्टी के मिडिल पार्ट है ना, यहाँ स्लैग का निर्माण होता है, इसलिए इसे स्लैग जोन भी कहते हैं। इस जोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्रेक करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है ना। अब हम लोग भट्टी के बीच वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ओके। ये भट्टी के नीचे वाला पार्ट की बात किए, अब हम लोग मिडिल वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, ओके। बी भट्टी के मध्यवर्ती भाग है ना, इसको हम लोग स्लैग जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्लैग का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे स्लैग जोन भी कहते हैं, है ना। यहाँ ताप लगभग 1300 केल्विन रहता है, ओके। इस ताप पर लाइमस्टोन CaCO3 विघटित होकर CaO
कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बनाता है। ओके, देखिए ये CaCO3 जो है लाइमस्टोन इस टेम्परेचर पर टूट के बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, इसलिए वो क्या करता है, फ्लक्स का काम करता है। जो अयस्क में उपस्थित सिलिका SiO2 के साथ संयोग करके क्या बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट। यही कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, भट्टी के निचले भाग में क्या होता है, जमा हो जाता है और मोल्टन मेटल के ऊपर तैरता है। ओके, यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का कार्य करता है, जो सिलिका जो अयस्क में उपस्थित गैंग सिलिका बालू SiO2 के साथ संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट नामक स्लैग का निर्माण करता है। ओके, समझा क्या आपने बच्चों? यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्या किया, फ्लक्स का काम किया। जो अयस्क में उपस्थित सिलिका जो है SiO2 उसके साथ संयोग करके क्या बना दिया, कैल्शियम सिलिकेट बना दिया। ओके, यह कैल्शियम सिलिकेट जो है तुम्हारा कैसा काम किया, स्लैग का काम। ओके, कैसा काम किया, स्लैग का काम किया। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग करके बनाया कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 एक स्लैग बनाया। ओके, ये स्लैग चूंकि हल्का होता है, यह मोल्टन मेटल के ऊपर क्या करता है, तैरता है। ओके, हल्का होने के कारण स्लैग पिघली हुई धातु मतलब मोल्टन मेटल के ऊपर तैरता है, जिसे भट्टी के नीचे उपस्थित छिद्र से बाहर निकाल लिया जाता है। चूंकि इस पार्ट में स्लैग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लैग जोन। समझे? फिर बोल देते हैं इसका जो डिकम्पोजिशन हुआ, यह बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। यह कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स में काम किया, जो अयस्क में उपस्थित सिलिका SiO2 के साथ संयोग करके क्या बनाया, कैल्शियम सिलिकेट। चूंकि कैल्शियम सिलिकेट स्लैग है, धातुमय है, हल्का होगा, इसका डेंसिटी कम है, इसीलिए मोल्टन मेटल के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। और इस भट्टी के निचले भाग में जो आउटलेट है, छिद्र है, इस छिद्र से हम मोल्टन मेटल को क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ तक हमारा कहलाया स्लैग जोन। यह होता है भट्टी के मिडिल पार्ट। ओके, अब भट्टी के ऊपरी भाग में यहाँ रिडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिडक्शन जोन। ओके, भट्टी के ऊपरी भाग ना, यहाँ रिडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिडक्शन जोन, है ना।
तो ध्यान देना बच्चों, भट्टी के निचले पार्ट में कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और भट्टी के ऊपरी भाग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ओके, यहाँ जो है ताप, यहाँ ताप लगभग 800 केल्विन रहता है। यहाँ ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग कर यहाँ ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग कर Fe में अवकृत हो जाता है। Fe में अवकृत हो जाता है। देखो ऑक्साइड जो है Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संयोग करके बनाया Fe3O4 प्लस CO2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, बैलेंस हो गया। 3 या 9 1 10 4 2 8 2 10 कार्बन। और अगेन जो है Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ये परिवर्तित हो गया FeO में, फेरस ऑक्साइड में। इसमें परिवर्तित हो गया फेरस ऑक्साइड में। 3 3 2 5 4 1 5, समझ गया। अगेन ये फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा परिवर्तित हो गया किसमें, फेरस ऑक्साइड में FeO, और अगेन फेरस ऑक्साइड FeO कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपकृत होकर क्या बनाया Fa प्लस CO2। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि इस रिडक्शन जोन में ऑक्साइड ओर जो है, इस रिडक्शन जोन में ऑक्साइड ओर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिड्यूस होकर अपकृत होकर आयरन में परिवर्तित हो जाता है, आयरन में अपकृत हो जाता है। ओके, अब यह आयरन क्या होगा, यह आयरन जो है भट्टी के निचले भाग में एकत्रित होगा, मल्टी मेटल के रूप में एकत्रित होगा। यहाँ तक बता दो बच्चों। यहाँ तक उतार लिया, यहाँ तक उतार लिया। अवकृत हो गया। अब इस प्रकार से जो आयरन प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जी आयरन। मुलायम होता है इसीलिए नाम क्या पड़ गया, स्पॉन्जी आयरन। इस प्रकार प्राप्त आयरन को स्पॉन्जी आयरन कहा जाता है, जो भट्टी के निचले भाग में आकर पिघल जाता है। स्पॉन्जी आयरन है, भट्टी के नीचे जो आएगा टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, पिघल जाएगा। ओके, इसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं, जिसे भट्टी के निचले
भाग में उपस्थित छिद्र द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त आयरन को पिग आयरन या कास्ट आयरन, इसमें हिंदी में कहते हैं ढलुआ लोहा कहा जाता है। ढलुआ लोहा कहा जाता है। पिग आयरन, यही लोहा का क्या हुआ, निष्कर्षण हुआ। ये जो आयरन में प्राप्त हुआ, ये मोल्टन मेटल, भट्टी के नीचे भाग में जो मोल्टन मेटल हुआ, इस मेटल का क्या नाम है, पिग आयरन या कास्ट आयरन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों इसका निष्कर्षण? पहले भट्टी के निचला भाग में क्या करेंगे, कार्बन को जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वह कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, है ना। शेष आयरन के फिगर के नीचे आ गया, और शेष फेरिक ऑक्साइड जो है अंकुरित होकर बना लिया किसने, आयरन। यहाँ तक हुआ भट्टी के लोअर पार्ट। अब भट्टी के मिडिल पार्ट में क्या हुआ, स्लैग का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको स्लैग जोन कहते हैं। अपर पार्ट में क्या होता है कि ओर का रिडक्शन होता है। आयरन का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड ओर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिडक्शन जोन। और रिडक्शन के कारण आयरन प्राप्त होगा, और यह आयरन पिघल कर क्या होगा, भट्टी के निचला भाग में आके जमा हो जाएगा। इस आयरन को हम लोग स्पॉन्जी आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जी आयरन। यह क्या होगा, भट्टी के निचला भाग में आके पिघल कर जमा हो जाएगा। इसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, मैग्नीज ये सब पाया जाता है। इसको क्या करेंगे, यह स्लैग के रूप में रहेगा, इसको भट्टी से बाहर निकाल लेंगे निचला भाग से, और उसको निकालने के बाद जो आयरन प्राप्त होगा, उस आयरन को हम क्या कहेंगे, पिग आयरन या कास्ट आयरन। यही लोहा का क्या है बच्चों, निष्कर्षण। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आपको आयरन का निष्कर्षण आएगा तो यहाँ तक लिखिएगा। ये कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, है ना। अब देखो इसी में कभी काल ऑब्जेक्टिव थोड़ा पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव सबसे कुछ क्वेश्चन निकाल दो। पहले क्वेश्चन कैसे आता है इसको, है ना। क्वेश्चन देखो कैसे आया, लोहा या आयरन के मुक्त अयस्क या 2 अयस्क का नाम लिखें एवं हीमेटाइट ओर से, या पूछेगा ऑक्साइड ओर से, हेमाटाइट ओर नहीं देखेगा, पूछेगा ऑक्साइड ओर से लोहा का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जो लिखा है आंसर पूरा लिखिए। समझ गए, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर पूरा लिखा हुआ है, लिखिए। अब इसी में देखो कहता है टाइप्स ऑफ आयरन, ऑब्जेक्टिव सब में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ आयरन, आयरन के प्रकार। आयरन जो है मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है ना। एक को हम लोग कहते हैं पिग आयरन या कास्ट आयरन, पिग आयरन, दूसरा है स्टील, और तीसरा है समझ रहे हैं, ये 3 आयरन है। पिग आयरन, स्टील आयरन है, लोथ आयरन। इसको हम लोग कहते हैं ढलुआ लोहा। हिंदी में क्या बोलते हैं, ढलुआ लोहा। यह स्टील क्या हुआ, इस्पात। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। फिर
पिटवा लोहा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया, ढलवा लोहा, स्टील और पिटवा लोहा। इसमें देखो कार्बन की मात्रा जो है 2.5 से लेके 5% रहता है, 2.5 से लेके 5% रहता है। और अशुद्धि जो है, अशुद्धियां जो है इसमें रहता है कितना, 2%। और अशुद्धि के रूप में रहता है फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, ये सब क्या रहता है, अशुद्धि के रूप में रहता है। और स्टील जो है इसमें आयरन के अमाउंट जो है कार्बन के अमाउंट जो है 0.25 से लेके 2% का रहता है। और इसमें कार्बन के अमाउंट जो है सबसे कम रहता है, 0.1 से लेके 0.25 रहता है। तो कार्बन के परसेंटेज के आधार पर आयरन का जो है, आयरन को 3 भाग में बांटा गया है, ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है। अब जब आप क्या कहिएगा, पिटवा लोहा, या क्या है, सबसे शुद्ध लोहा। समझ गया, सबसे शुद्ध लोहा आ जाएगा, क्या जवाब देंगे, पिटवा लोहा। और सबसे अशुद्ध आएगा तब, सबसे अशुद्ध लोहा जब पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, ढलवा लोहा। ओके, सबसे अशुद्ध लोहा क्या हुआ, ढलवा लोहा। ओके, अरे क्या है, मध्यवर्ती या मध्यवर्ती लोहा। ऑब्जेक्टिव आएगा, जवाब देना बच्चों। सबसे शुद्ध लोहा हुआ ढलवा लोहा, और सबसे अशुद्ध लोहा हुआ, सबसे शुद्ध लोहा हुआ पिटवा लोहा, और सबसे अशुद्ध लोहा हुआ ढलवा लोहा। और मध्यवर्ती जो है हमारा इस्पात हुआ, स्टील। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों हम आपको आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में बताएं कि हेमाटाइड ओर से या ऑक्साइड ओर से, दोनों क्वेश्चन आएगा कि हेमाटाइड ओर से या ऑक्साइड ओर से आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं बच्चों जिंक का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, आज बताए आयरन का निष्कर्षण। ये 3 पढ़ा चुके हैं, और एक और बचा है आपके सिलेबस में, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, उसको आगे क्लास में देखेंगे। समझ गए, यह जो मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। इस ट्यूब को माई यूट्यूब चैनल जो है संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है लाभान्वित हो सके। लॉकडाउन के कारण रेगुलर क्लास तो हो नहीं रही है, इसलिए हमने यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने का कोशिश किया है। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो कमेंट में आप लिखकर अपना क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको दूसरे दिन क्लास में उसका आंसर बता देंगे। समझ रहे हैं ना, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा, अक्सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसमें क्या है कि आपको कहीं समझ में नहीं आया, उसको 2 बार 3 बार चैनल को जो है 2 बार 3 बार उसको आगे पीछे करके सुनिए। 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक बार पढ़े हो सकता है वो बात समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर देखें, फिर उसी पार्ट को 2 बार 3 बार यदि हम देखेंगे तो हमको क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। थैंक्स।